आपका 18 नाउ स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आधे घंटे अब हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, आज के लिए रणनीति क्या अपनाए बाजार में, और खबरों और नतीजों के दम पर आज फोकस कहां रहेगा, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। कल भारतीय बाजारों ने अपना क्रूशियल जो सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया। कल वीकली एक्सपायरी का भी दिन था, काफी ज्यादा कमजोरी देखी गई। 18,000 का लेवल निफ्टी ने तोड़ा और सेंसेक्स ने भी 60,000 का लेवल तोड़ा और हर तरफ चौतरफा बिकवाली देखी गई। मेटल को छोड़ दे अगर तो सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में थे। लेकिन आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या ये डाउन ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा या फिर हल्की रिकवरी यहां से देखने को मिल सकती है? इस पर हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले आज का सेटअप कैसा है ये देख लेते हैं। जो राहत मिल रही है आज थोड़ी बहुत, वो एशियाई बाजारों से जो शुरुआत है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है, तो एक राहत का संकेत यहाँ से तो मिल ही रहा है। एसजीएक्स निफ्टी देखिए अब 48 अंक ऊपर है। निकाई में करीब 306 अंकों की मजबूती है। कॉस्पी में 1% से ज्यादा की तेजी है। शांघाई, हैंगसेंग सभी मजबूती के साथ शुरुआत होते हुए दिखा रहे हैं। तो शुरुआत तो अच्छी हुई है, लेकिन ग्लोबल मार्केट से और किस तरह के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। और मेरे साथ प्रियंका जुड़ चुकी हैं ये बताने के लिए। प्रियंका गुड मॉर्निंग। आज बताइए ग्लोबल मार्केट से संकेत हैं वो कैसे दिख रहे हैं? कुछ राहत है या अभी भी कंसर्न दिखाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग पूजा। बिल्कुल आपने जिस बात की शुरुआत की उसी से मैं भी शायद बात शुरुआत करने वाली थी। एक्चुअली देखिए, महंगाई दर आने के बाद से जिस तरह के कंसर्न्स हमने ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स में देखे हैं, वो अब भी जारी है। डाउ में आपको अब भी गिरावट दिखेगी, लगभग 150 अंकों का दबाव कल देखा। और साथ ही नैस्डैक और एसएनपी में हल्की रिकवरी देखने को मिली। उसका एक रीज़न था, वहाँ जो टेक्नोलॉजी शेयर्स है वहाँ एक खरीदारी का माहौल था, जिसके कारण हमने देखा कि नैस्डैक में थोड़ी रिकवरी, आपको 0.5% की रिकवरी देखने को मिली और एसएनपी ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव का बंद हुआ है कल। तो ओवरऑल अगर महंगाई या इन्फ्लेशन के जो कंसर्न्स हैं वो बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक रीबाउंड सेशन दिखा आपको टेक्नोलॉजी शेयर्स के कारण ही। वही एक आपको इसका ही एक रेप्लिका आपको दिखा जापान की मार्केट में, निकाई की मार्केट में, जहाँ की टेक्नोलॉजी शेयर्स के कारण आपने देखा कि एक अच्छा सेशन दिखा। और हम देख रहे हैं कि निकाई में इस वक्त मजबूती दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, बड़ा कंसर्न पूजा क्या है? बड़ा कंसर्न है बॉन्ड यील्ड, बड़ा कंसर्न है यूएस डॉलर इंडेक्स। यूएस डॉलर इंडेक्स अब 95 के भी पार चला गया है, तो वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। जब तक हम 94 के ऊपर है, हम ऑलरेडी एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, और अब तो यूएस डॉलर इंडेक्स 95 के पार चला गया। ब्रेंट क्रूड में बात करें तो वहाँ थोड़ी हल्की नरमी जारी है। भाव जो है वो लगभग $83 के नीचे है। और अगर आप दूसरे रिस्क ऑन एनवायरनमेंट एसेट क्लास की बात करें जैसे बिटकॉइन, वहाँ भी थोड़ा सा कूल ऑफ है। लेकिन बड़ा कंसर्न है, फैक्टर्स टू वॉच विल बी यूएस डॉलर इंडेक्स जो ऑलरेडी 95 के पार है। पूजा बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो एक रिबाउंड सेशन था, टेक शेयरों से सपोर्ट मिला और ब्रेंट क्रूड में भी हल्की नरमी देखी गई है। तो इन तमाम बातों से आज भारतीय बाजार को कैसे कनेक्ट करें, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार ये भी देख लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े कैसे थे। कैश मार्केट में बिकवाली करके गए हैं एफआईआईज, करीब 1637 करोड़ की बिकवाली देखी गई एफआईआईज की तरफ से। लेकिन डीआईआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि आंकड़ा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन 445 करोड़ की खरीदारी कल कैश मार्केट में डीआईआईज करके गए और लगातार एक खरीदारी का ट्रेंड डीआईआईज की तरफ से देखा जा रहा है। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर की अगर बात करेंगे तो वहां पर खरीदारी हुई है और नेट जो आंकड़ा है वो करीब 190 करोड़ का निकल कर आया है एफआईआईज की तरफ से। तो ये थे संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। अब इसको आज के बाजार के साथ कैसे कनेक्ट करना चाहिए और आज के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होगी ये भी समझ लेते हैं। और मेरे साथ इस वक्त सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज जो संकेत मिल रहे हैं जिस तरीके से, क्या लग रहा है आपको? भारतीय बाजारों में डाउन ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा या थोड़ी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है? निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पूजा। पूजा देखिए, कल के सेशन में, इनफैक्ट मैं कहूँगा पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार बाजार में हम एक प्रेशर देख रहे हैं और ऊपरी स्तरों से हमने काफी अच्छा खासा एक करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर हम लेवल्स की बात करें तो 17,800 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है, बिकॉज कल के सेशन में भी हमने वहाँ पे पुट साइड में एडिशन देखा था। तो पुट राइटर्स अभी भी एक्टिव है 17,800, 17,700 एंड 17,600 इन तीनों स्ट्राइक में।
तो इम्पोर्टेंट लेवल है 17,800। जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं होते हैं तब तक यहाँ से एक पुल बैक की संभावनाएं नजर आती है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी 17,950 टू 18,000 तक के लेवल एक बार टेस्ट करे। अगर 18,000 के लेवल ऊपरी स्तरों पर ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम हम कहेंगे वो हमें देखने को मिलेगा टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 18,100 टू 18,200। तो एज ऑफ नाउ खरीदारी करने की सलाह होगी निफ्टी में फॉर अ पुल बैक ट्रेड 17,950 और 18,000 तक के लेवल के लिए। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए वहां पे कोई कंफर्ट नहीं दिख रहा है अभी। लगातार चौथे कॉन्जिक्यूटिव सेशन हमने एक अंडर परफॉर्मेंस देखा है कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स। अभी भी वहां पे ऐसा लग रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और जब तक 39,000 लेवल ऊपरी स्तरों पर ब्रेक नहीं होते तब तक बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड में ट्रेड लेना अवॉइड करने की सलाह होगी। ओके, तो निफ्टी में 17,800 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिस पर की नज़र रहेगी, और बैंक निफ्टी में अभी भी कुछ कंफर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, डाउन ट्रेड और बना रह सकता है। नीलेश, आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले? बिल्कुल, दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। देखिए चुनिंदा स्टॉक्स में अभी भी खरीदारी हम देख रहे हैं। कल के सेशन में भी इनफैक्ट हमने बहुत सारे स्टॉक्स में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी देखी। तो आईटी स्पेस हमें अच्छा लग रहा है और एलटीआई ये पर्टिकुलर काउंटर है जो अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक ब्रेकआउट हमें कल के सेशन में देखने को मिला था। 6850 के स्टॉप लॉस से एलटीआई एलएनटी इन्फोटेक को खरीद के चलने की सलाह होगी 7150 के टारगेट के लिए। वहीं दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा वोल्टास। वोल्टास में एक बेस फॉर्मेशन हुआ है और वहां से हमने एक रिकवरी देखी है, एक रिवर्सल के इंडिकेशन दिख रहे हैं। तो वोल्टास को पुल बैक ट्रेड की तरह खरीदारी करने की सलाह होगी। 1225 के स्टॉप लॉस है 1295 के टारगेट्स के लिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में दे दी गई है और वोल्टास और एलएनटी इन्फोटेक यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, नतीजों और खबरों के दम पर आज फोकस कहाँ है ये भी समझ लेते हैं, और मेरे साथ शरद जुड़ चुके हैं बताने के लिए। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए कल नतीजे कौन कौन से आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले हम लोग टाटा स्टील के नतीजे को लेंगे और बहुत बेहतरीन नंबर्स देखने को मिले और अनुमान से बेटर एक्चुअली आए। अगर देखा जाए तो रेवेन्यू में 55% का उछाल, पैट में 8 गुना जो है बढ़त देखने मिली और इवन एबिडा में लगभग 3 गुना 3x का ऑलमोस्ट ग्रोथ देखने मिला है। मार्जिन्स में भी एक बहुत अच्छी जंप देखने मिली है और लगभग वो ऑलमोस्ट 14% का जंप देखने मिला। 28% पे एबिटा मार्जिन आई है। और याद रखिए पैट में एक एक्सेप्शनल आइटम भी है जो गेन है, जो नेट स्टील की सेल हुई थी तो लगभग 720 करोड़ की है। लेकिन ओवरऑल नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग है और उसके अलावा जो डेट रिडक्शन की प्लान है जिस पे मैं बात करूंगा उस पे जो है कंपनी की नेट टू डेट एबिटा जो है घट गई है, ऑलमोस्ट 1.21x आ गई है। और ओवरऑल जो प्राइसेस आउटलुक है उन्होंने कहा है कि जो एशियन स्टील प्राइसेस है वो रेंज बाउंड रहेंगी, लेकिन जो इंडियन स्टील प्राइस है उनमें जो है बढ़ोतरी देखने मिलेगी। और वो ओवरऑल कंपनी जो है लगभग $2 बिलियन का जो है ग्रॉस डेट रिडक्शन प्लान कर रहे हैं FY22 में। तो एक टाइप से बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। और टाटा स्टील अब देखा भी जाए तो पिछले साल 200% से ज़्यादा रिटर्न भी देखे गए हैं। उसके अलावा जो है अच्छे नतीजों में जी के भी अच्छे नतीजे आए हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू में लगभग 15% का ग्रोथ देखने मिला है और पैट में तो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गए हैं क्योंकि अदर सेल्स का जो है एक पोर्शन आया है। एड सेल्स की बात करें तो जैसे अनलॉक थीम चल रही है, फेस्टिव सीजन आया है तो एड रेवेन्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज़ थोड़े से मिक्स्ड देखने मिले हैं। पर ओवरऑल जो उनके जो Z5 की कंटेंट की पाइपलाइन है वो बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट ने कहा। उसके अलावा एस्ट्रल के भी बहुत शानदार नतीजे आए। ऑलमोस्ट 54% आपका टॉप लाइन में ग्रोथ देखने मिला और पाइप बिजनेस तो छा गया, ऑलमोस्ट 60% का ग्रोथ देखने मिला। और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत बुलिश रही है और 2-3 इंपॉर्टेंट पोर्शंस उन्होंने कहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो पीवीसी के प्राइसेस है उसमें वो अप ट्रेंड देख रहे हैं और उन्होंने हाल ही में एक नई बिजनेस लॉन्च करने की जो है अनाउंसमेंट की थी, सैनिटरी बिजनेस। तो उस पर जो है बेहतरीन अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं अगले क्वार्टर में और वो कैसे स्थापित करेंगे। और एक कैपेक्स का भी अनाउंसमेंट आया है लगभग 200 करोड़ का पाइप डिवीजन के लिए। तो ये स्टॉक को जो है आज फोकस में रहेगा। उसके अलावा एनएमडीसी का एज यूजुअल जो मेटल पैक की जो तेज़ी देखने मिली तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं रेवेन्यूज़ में ऑलमोस्ट 3 गुना, पैट एबिटा इस सब में जो है ऑलमोस्ट 3 गुना का उछाल देखने मिला एनएमडीसी के। उसके अलावा आपके जो हॉस्पिटल स्टॉक्स है इनमें जो है नॉन कोविड कॉम्पोनेंट्स के जो ट्रिगर पॉइंट्स देखने मिले हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो बहुत सारे जो पिछले 1.5 से 2 साल में बहुत आपके ऑपरेशंस नहीं हुए थे तो अब वो उनमें कैचअप देखने मिला। और वही थी मास्टर डीएम में देख सकते हैं कि पैट में ऑलमोस्ट 3 गुना का बढ़त
देखने मिला है, मार्जिन्स में भी हल्की इंप्रूवमेंट हुई है और इन स्टॉक्स में जो है थोड़ी तेज़ी भी चल रही थी पिछले 3 या 4 सेशन से। हेल्थ केयर ग्लोबल में भी यही कहानी है और लगभग 42% का टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिला है। और उसके अलावा राइट्स के बारे में बात करेंगे तो उनके भी अच्छे नतीजे आए हैं, ऑलमोस्ट 32% टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिला है। कंपनी कंसल्टेंसी करती है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। और उसके अलावा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, इनका थोड़ा एक्सपोर्ट आउटलुक रहता है, स्पेशली आपके यूएस के जो क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स में। और आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 31% का टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिला है। और उसके अलावा एनएचपीसी के लगभग इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हैं, रेगुलेटेड बिजनेस है और इनकी जो मैनेजमेंट कमेंट्री होगी स्पेशली जो रिन्यूएबल सेगमेंट पे, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकती है आगे जाते हुए। उसके अलावा जो है मिले जुले या वीक नतीजे में सूर्योदय फाइनेंशियल बैंक है, जहाँ पे ऑलमोस्ट जीएनपीएज और एनएनपीएज में थोड़े से जो एसेट क्वालिटी है उसमें जो है थोड़ी सी रेंज बाउंड रही है। और आखिर में थोड़े से वीक नतीजे भारत रसायन ने दिए हैं। पैट में लगभग 26% का डी ग्रोथ देखने मिला और रेवेन्यू में भी 15% का डाउनटिक देखने मिला है। तो ओवरऑल नतीजे देखें तो ब्रॉडर यूनिवर्स में अच्छे नतीजे आए हैं। बिल्कुल अच्छे नतीजे आए हैं और ढेर सारे नतीजे आए हैं जिस पर कि आज हमारी नजर रहेगी। लेकिन नजर रहेगी आज कुछ अहम नतीजों पर भी। निफ्टी के 5 बड़ी कंपनियां आज अपने नतीजे घोषित करने वाली हैं, तो उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। कोल इंडिया, ग्रासिम, हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को और ओएनजीसी, ये 5 कंपनियों का पंच है आज बाजार में हमें दिखेगा, जिसके कि नतीजे आने वाले काफ़ी अहम नतीजे होंगे जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी और इस पर बाजार भी रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो फोकस रहेगा इन तमाम नतीजों पर। अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के लिहाज से आज फोकस कहाँ रहेगा ये भी समझ लेते हैं। और शायद मेरे साथ बने हुए बताने के लिए शायद बताइए स्टॉक्सी न्यूज़ आज कौन सी है? पूजा, स्टॉक्स न्यूज़ के पहले थोड़े प्राइमरी मार्केट के एक्शन भी बता देता हूँ। फिनो पेमेंट्स बैंक का आज लिस्टिंग है। इशू प्राइस ऑलमोस्ट जो आईपीओ प्राइस हो गया है ऑलमोस्ट 577 रुपीज़ प्रति शेयर और जो सब्सक्रिप्शन लेवल्स भी देखा गया तो ऑलमोस्ट 2 गुना हुआ है। रिटेल साइज में ऑलमोस्ट 6 गुना हुआ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बैंक है और ये प्रॉफिटेबल है स्पेशली रूरल एरियाज़ में, तो इनकी लिस्टिंग पे आज ज़रूर नज़र रहेगी। उसके अलावा सफायर फूड्स का जो है आईपीओ इशू क्लोज हो चुका है और बहुत अच्छी डिमांड देखने मिली है, लगभग 6.62 टाइम्स देखने मिली है और रिटेल में ऑलमोस्ट 9 टाइम्स का डिमांड देखने मिला है। और आज आखिरी दिन है लेटेड व्यू टेक की, तो उनका जो है ऑलमोस्ट 24 गुना जो है दूसरे दिन तक जो है सब्सक्रिप्शन आ चुका है। तो ये बहुत शानदार सब्सक्रिप्शन देखने मिल रहा है। अब फोकस करते हैं खबरों के दम पे शेयर्स। तो सबसे पहले आपके टेल्को स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। वोडाफोन और रिलायंस, इन दोनों कंपनी को सरकार की तरफ से लाइसेंस मिल चुकी है 5G ट्रायल टेस्टिंग के लिए गुजरात के स्टेट में। और इसके अलावा जो है रिपोर्ट्स आ रही है वोडाफोन आइडिया की कि वो दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही और चौथे तिमाही इस साल के जो लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस है वो नहीं दे पाएंगे। और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को कि अगले साल अप्रैल मई में इंटरेस्ट के साथ वो ये अमाउंट चुका पाए और ये टोटल अमाउंट लगभग 6000 करोड़ का रहेगा। उसके अलावा एपरल स्टॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स, लिकर स्टॉक्स, जो भी कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स है वो आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि कंपनीज और रिटेलर्स रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि लगभग 8 से लेकर 10% तक जो है वो बढ़ा सकते हैं उनके प्राइसेस। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है उसमें जो है बढ़त देखने मिली है और जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें भी जो है एक इश्यूज आए हैं, तो उसको कवर करने के लिए जो है प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और अगर देखा जाए तो सितंबर के होलसेल इन्फ्लेशन के डेटा लिए फ्यूल पावर इन्फ्लेशन का तो लगभग 24% बढ़ गया है। तो ये एक टाइप से स्ट्रेस एरिया रहेगा जहाँ पे हम एड्रेस करेंगे। उसके अलावा सन फार्मा की बात करते हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए जो एंटी वायरल कोविड ड्रग है जिसका नाम है मोलनुपिराविर। ये यूके का बेस का ड्रग है, लेकिन इंडिया में वो लॉन्च करेंगे मोलिक्सविर करके पैकेज करके। तो इनके जो है अभी डीजीसीए जो है जो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो अभी इस चीज़ को रिव्यू कर रही है और अगर ये परमिशन मिल जाती है तो ये ऑलमोस्ट सन फार्मा को इंडिया ही नहीं बाकी 100 मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज़ में भी इन दवाई को वो जो है बनाएंगे और सप्लाई करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा सन फार्मा के लिए। उसके अलावा मीडिया स्टॉक्स रहेगा फोकस में, आप ले लीजिए सन टीवी, जी टीवी, ब्रॉडकास्ट 80, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क 18, क्योंकि ट्राई ने जो है एक्सटेंशन कर दी है आपकी न्यू टैरिफ ऑर्डर की जो लागू होने वाली थी आपके 1 दिसंबर से, अब वो अप्रैल 1 तक चली जाएगी। अब जो नए नॉर्म्स हैं उसमें क्या है, उन्होंने कैप कर दिया है आपके बुके ऑफ जो चैनल्स आते हैं वो लगभग 12 रुपये में। तो पहले प्राइस लिमिट था 19 रुपीज़, अब घट के 12 रुपया हुआ है। तो एक टाइप से एक नेगेटिव प्रेशर जो है दिखने मिल सकता है इन स्टॉक्स को, लेकिन एक थोड़ी सी रिलीफ है क्योंकि 4 महीने के लिए एक्सटेंशन हुई है। उसके अलावा ग्रीन स्पेस में बात करें तो अदानी
कि जो ग्रुप है अदानी ग्रीन एनर्जी ऑफ कोर्स और अदानी ट्रांसमिशन रहेंगे फोकस में, तो उन्होंने प्लेज किया है कि लगभग $70 बिलियन रिन्यूएबल एनर्जी में डालेंगे और हाइड्रोजन पे फोकस रहेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। और उसके अलावा NHPC भी रहेगा फोकस में। उड़ीसा में ऑलमोस्ट 500 मेगावाट की जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और उसके अलावा BSE और AMI MSME का एक करार हुआ है जहां पे वो प्रमोट करेंगे SME की लिस्टिंग्स। तो ओवरऑल ये सारे खबर रहेंगे आज दिन के फोकस में। ओके सर, ढेर सारी खबरें और नतीजे आपने बताए, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और अब सृष्टि के पास चलते हैं। सृष्टि बताएंगे कि हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आज कैसे रह सकते हैं। सृष्टि बताइए। अब टू व्हीलर स्पेस में आखिरी कंपनी जो नतीजे अपने पेश करेगी, सबसे ज़्यादा जो इनके नतीजों में इम्पैक्ट किया है वो कम वॉल्यूम्स ने इम्पैक्ट किया है, क्योंकि साल दर साल वहाँ पे 20% की हमें गिरावट देखने को मिली है। पर तिमाही दर तिमाही कंपनी की परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम्स भी 40% की बढ़त दिखाई है। अब इनकी आय की बात करें तो हम 14.5% की गिरावट का अनुमान कर रहे हैं और इस बार इनकी जो आय है वो 8006 करोड़ रह सकती है। वहीं EBITDA में भी करीब 30% की हमें गिरावट का अनुमान है। पर इनके मार्जिन्स अगर देखें तो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि 11.3% पे रहेंगे। हाँ, साल दर साल अगर देखें तो यहाँ पे गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, पर कंपनी ने पिछली तिमाही प्राइस हाइक्स लिए थे जिसका फायदा इनको होगा। और तिमाही दर तिमाही देखें तो पिछली तिमाही 9.4% के मुकाबले इस बार हम 11% से ज़्यादा के मार्जिन्स की उम्मीद कर रहे हैं। और इनके रियलाइजेशंस में भी करीब 6 से 7% की हमें बढ़त की उम्मीद है। आखिरी में अगर इनका मुनाफा देखें तो वहाँ पे हमारी करीब 30% की गिरावट की उम्मीद है और कंपनी करीब 669 करोड़ के आसपास अपना मुनाफा दर्ज कर सकती है। तो ये थे अनुमान हीरो मोटोकॉर्प से। पर इसके अलावा एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि ये आखिरी टू व्हीलर कंपनी है जो कि नतीजे पेश करेगी। और हमने पहले देखा कि TVS मोटर्स, बजाज ऑटो और आयशर मोटर्स ने आउट परफॉर्म किया, अनुमान से बेहतर नतीजे आए इनके। बट वहाँ पे एक्सपोर्ट्स ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था, जो कि हीरो मोटोकॉर्प के लिए सिमिलर केस नहीं है। तो ये भी जब रिजल्ट्स आप देखें तो इसको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। ओके, तो एक्सपोर्ट्स के आंकड़े काफ़ी अहम होंगे, जिसकी वजह से अनुमान से बेहतर नतीजे आए थे बाकी सारी कंपनियों के। तो हीरो मोटोकॉर्प के भी इस आंकड़े पर और कमेंट्री पर नज़र रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग के लिहाज से और कहाँ मौके दिख रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। आज निर्मल बैंक की तरफ से जो 2 कॉल्स आई हैं उसमें दोनों में खरीदारी करने की राय है। पहला जो कॉल है वो टाटा एलेक्सी में है, खरीदारी करके चलिए 6740 के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 6540 का। और दूसरा कॉल आ रहा है इनका लवेबल में, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 140 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा 126 का। तो जितनी भी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आ रही है आज के लिए, वोल्टास, L&T इन्फोटेक, टाटा एलेक्सी, लवेबल, सब में आज खरीदारी करने की राय दी जा रही है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। ख्याति मेरे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए। ख्याति, गुड मॉर्निंग, बताइए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी टाटा स्टील के साथ। CLSA ने टाटा स्टील पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 1950 रुपीज़ पर शेयर का। यूरोप के अच्छे प्रदर्शन ने जो भारत में थोड़ा वीक प्रदर्शन था उसको ऑफसेट किया है। इसके साथ ही JP मॉर्गन ने टाटा स्टील पे ओवरवेट की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 1810 रुपीज़ पर शेयर का। पैट अनुमान से ऊपर रहा है और डेट में भी बड़ी डिक्लाइन दिखी है। आगे देखते हैं, CLSA ने पिरामल पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 2920 रुपीज़ पर शेयर का। CDMO ऑर्डर्स की वजह से फार्मा की आय 12% से बढ़ी है, लेकिन मार्जिन में थोड़ी सी कमी दिख रही है। इवन अगर DHFL को देखें तो इसकी लोन बुक अगले साल स्टेबल हो सकती है। CLSA ने जोमैटो पर भी कवरेज शुरू किया है। लक्ष्य रखा है उसका 175 रुपीज़ पर शेयर का। CS ने इंडिगो पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 2700 रुपीज़ पर शेयर का। अगर हम नंबर ऑफ पैसेंजर्स देखें तो उसकी अभी बहुत ही मजबूत रिकवरी रही है और यील्ड्स में भी काफ़ी मजबूती रही है। CS ने GCPL पर यानी कि गोदरेज कंज्यूमर्स पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 1100 रुपीज़ पर शेयर का। इसके FY22 से FY24 के EPS को उसने 2 से 5% तक की काटा है।
मैक्वायरी ने सोलारा एक्टिव को टॉप पिक रखा है, इसको आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 2018 रुपीज़ पर शेयर का। मॉर्गन स्टैनली ने टेक महिंद्रा पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 1900 रुपीज़ पर शेयर का। इसके मार्जिन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है अगर हम FY22 के बाद की बात करें तो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति ये डिटेल्स देने के लिए। तो आज ढेर सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी हैं और फोकस टाटा स्टील पर रहेगा। शानदार नतीजे और ब्रोकरेज हाउस की भी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। अब आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट में आज क्या ट्रेड लेना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और मेरे साथ HDFC सिक्योरिटीज़ के तपन पटेल जुड़ चुके हैं। तपन, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में एक शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, क्या रणनीति अपनानी चाहिए वहां पर, और बाकी सारे कौन कौन से सेगमेंट होंगे जहां पर कि आज आप रणनीति सुझाएंगे? जी गुड मॉर्निंग। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो डेफिनेटली जैसा आपने बताया कि अच्छी तेजी कंटिन्यू रही है और जो ब्रेकआउट आया था परसों 1833 के ऊपर, तो उसको सस्टेन किया है प्राइस ने। डॉलर इंडेक्स भी अप है, यूएस का बॉन्ड यील्ड भी अप है, उसके बावजूद गोल्ड में जो है ये फर्मनेस जो है वो कंटिन्यू है। और मुझे लग रहा है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन की जो चिंताएं हैं उसके कारण ये तेजी जो है फिलहाल कंटिन्यू रह सकती है। 1870 कॉमेक्स में लेवल है, वो ब्रेक करना जरूरी है आगे की तेजी को कंटिन्यू रखने के लिए, लेकिन तब तक के लिए गोल्ड प्राइस ऊपर की रेंज में ट्रेड करेंगे। तो बाय एंड रिस्क में यहाँ पे सलाह दूंगा 49,000 का लेवल जो है MCX दिसंबर फ्यूचर्स में, वहां से बाय कर सकते हैं। 49,500 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 48,800 का रख के गोल्ड में हम बाय कर सकते हैं फिर से। सिल्वर में ट्रेडिंग रेंज रहेगी, लेकिन उसमें भी फॉर्मनेस जो वो कंट्रोल रहेगी, लेकिन सिल्वर में बाय एंड रिस्क का व्यू भी रखना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि 265,000 का लेवल जो है वो एक सपोर्ट लेवल है, ऊपर में जो टारगेट लेवल है वो है 67,000। तो ये दायरे में सिल्वर ट्रेड कर सकता है। क्रूड ऑयल में यहाँ पे एक इवेंट हुई है, जो ओपेक का रिपोर्ट आया, तो उसमें डिमांड पिक्चर जो है वो थोड़ा ब्लीक है। आउटलुक जो है डिमांड वो ओपेक ने लोअर किया है, 1,60,000 बैरल से घटाया है डिमांड आउटलुक, तो उसके कारण प्रेशर रह सकता है क्रूड ऑयल प्राइस के ऊपर। तो उसके कारण मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस में सेलिंग आ सकती है, खास करके आज। तो क्रूड ऑयल में सेल की यहाँ पे मैं राय देना चाहूंगा, आप 6,050 के लेवल पे क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। टारगेट डाउन साइड 5,960, स्टॉप लॉस जो है वो 6,090 का रख के क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। बेस मिल कॉम्प्लेक्स जो है वो ओवरऑल काफी स्ट्रांग है, डिमांड आउटलुक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए चाइना की जो वरीज है वहाँ पे रियल एस्टेट के क्राइसिस जो हो रहे हैं, तो उसके कारण प्राइस जो है वो काफी मंदे है। लेकिन मुझे लग रहा है ये ट्रेडिंग रेंज जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, अपर ट्रेडिंग रेंज, क्योंकि ओवरऑल सप्लाई कंसर्न है, खास करके कॉपर में जो LME की इन्वेंट्रीज जो है, LME शंघाई और कॉमेक्स वो 2008 के स्तर पे है, लोअर लेवल पे, तो उसका सपोर्ट कॉपर में मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है 735 के लेवल से कॉपर में बाय कर सकते हैं। 731 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट जो है वो 742 करके कॉपर में बाय कर सकते हैं। बाकी अगर बिजनेस की बात करें, मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम और निकल, उसमें भी तेजी कंटिन्यू रह सकती है। एल्यूमिनियम में 215 का टारगेट रहेगा, जबकि निकल में 1560 का टारगेट रख के बाय एंड डिप्स का व्यू रख सकते हैं। ओके, तो खरीदारी का माहौल है कमोडिटी में और इस आपको रणनीति भी सुझा दी गई है, आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तपन हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल गुड मॉर्निंग स्वदेश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक खबर भी बता देते हैं। टेलीकॉम स्पेस में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और खुद कल टाइम्स समिट में टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से एक बड़ा ऐलान हुआ 5G स्पेक्ट्रम को लेकर, और उन्होंने बताया कि ट्राई की रिपोर्ट फरवरी अंत तक या मार्च आ जाएगी, इसके बाद स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां मंगाई जाएगी। ये एक बड़ा ऐलान हुआ है, आइए आपको सुनवा देते हैं। ऑक्शंस कब होंगे, आत्मनिर्भरता का क्या प्लान है? 5G दो एलिमेंट्स आपके क्वेश्चन के। पहला एलिमेंट 5G ऑक्शंस कब होंगे। ऑलरेडी ट्राई जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें ट्राई इज द रेगुलेटर विच डिफाइंस ऑक्शन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। So they are undergoing the consultations. I think they will submit their report by February mid is what we are thinking. Maybe February end, max to max March. Immediately after that, we'll have the auctions. First part. Second part of your question, all along we have kind of imported technology. Today, our entire network works on somebody else's. So the fundamental change which will happen is 4G, 5G and 6G.
this entire technology stack, the hardware as well as software, both will be developed in India, proven in India, then used all over the world. That's the vision. Already 4G we have achieved. Couple of 1.5 months back, the first call was also made. 5G stack is like 70-75% ready. By February, we should have the entire 5G software stack ready. PLI for telecom manufacturing, 35 manufacturers have already availed it. They are in the process of setting up the factories. 6G to begin that entire process, thinking process, conceptualization, that has already been, that task has already been given. So I'm very confident that Prime Minister's vision of having a world-class technology stack in the telecom sector will be realized by middle of 2023.